Hello students, I am your chemistry teacher Switi Sharma. Today we will discuss about the structure of the atoms of class 11. This is a part number 3 of the video. We will discuss firstly Bohr model of an atoms. Neil Bohr साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1913 में एक मॉडल दिया, ठीक है, किसके बेसिस पे, क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे इसने मॉडल दिया। ब्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, जो हमारी एनर्जी होती है वो हमारी एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है इस तरह, बट जो हम रिसीव करते हैं, जैसे हम मान लो सनलाइट भी रिसीव करते हैं, वो पैकेट्स की फॉर्म में नहीं होती, वो हमें कंटिन्यूसली शो होती है, ठीक है। बट इसका रीज़न क्या होता है कंटिन्यूसली शो होने का, क्योंकि जो ये एनर्जी हमें ऑब्टेन्ड होती है, ये इसकी जो स्पीड्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और ये हमें पैकेट्स के फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं होती, बट एक्चुअल अगर हम बात करें जो एनर्जी है वो इस तरह से पैकेट्स की फॉर्म में होती है। तो जो हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में इसने क्या बोला, जो एटम्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्टेन डेफिनेट सर्कुलर पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट्स। अब इसने क्या बोला फर्स्ट पॉइंट के अंदर, जो हमारे एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, हम ये बात तो पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड में ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे। क्या बोला इसने, एक ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे, और इस सर्कुलर पाथ का इसने नाम क्या दिया, ऑर्बिट इसका नाम दिया। तो आपने ये ध्यान रखना है, ये इसके अंदर पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या बोला है, चल हम पहले इसमें यहाँ पे रीड करके फिर आपको बताऊँगी। तो सेकेंड पॉइंट में बोला है ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट एनर्जी एंड देयरफॉर दीज आर नोन एज एनर्जी लेवल्स और एनर्जी शेल्स। दीज आर नंबर्स 1 2 3 4 और KLMN। तो इसने क्या कहा, जो ये हमारा ऑर्बिट है, जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, ये ऑर्बिट्स, इनकी क्या होती है, डेफिनेट एनर्जी होती है। मान लो मैंने ये बोला फर्स्ट वाला है, तो इसकी एक एनर्जी होगी, आप इसमें इनकी वैल्यूज़ होती हैं, फिक्स होती हैं। जैसे मान लो मैंने कहा इसकी 12.3 है, तो इसकी 12.3 ही रहेगी। अगर मैं बोलूँ n.2 है, तो इसकी एनर्जी भी फिक्स होगी। और इनके इसने नाम क्या दिया, इनके जो शेल्स का नाम क्या दिया इसने, 1 2 3, आगे 4 भी हो सकता है, मतलब 1 से लेकर 1 2 3 4, अगर वो आगे हायर एनर्जी उसमें होगा तो उसका नाम 5, इस तरह से कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इसने इसका नाम और क्या दिया, इसने इसका नाम दिया KLMN, अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से है, ठीक है, ये हमारी n की वैल्यू। तो ये इसने सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में इसने क्या बोला, ओनली दोज एनर्जी ऑर्बिटल आर परमिटेड फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उन्हीं ऑर्बिट को हम परमिट करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का होल नंबर मल्टीपल होगा, किसका होगा, h/2 पाई का। देखो MVR एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा, MVR इक्वल टू h/2 पाई। इसने ये क्या कहा भी, ये जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है किसका मल्टीपल होना चाहिए, हमारा ये n यहाँ पर क्या है, यहाँ पे n हमारा होल नंबर है। होल नंबर हमारे क्या होते हैं, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 इस तरह से ये हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो इसने ये थर्ड पॉइंट ये डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे पता है हमें m क्या है, यहाँ पे हमारा m हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 10⁻³ kg होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे v जो है वेलोसिटी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है। मान लो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और h हमारा क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी आपकी वैल्यू पता ही कितनी होती है, 6.634 10⁻34। और n यहाँ पर इंटीजर्स है, और यहाँ पे एक r रह गया, r हमारी क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये है, ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे वो डिस्कस किया गया है।
तो फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं अब। फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, as long as electron is present in a particular orbit it neither absorbs nor loses energy and its energy therefore remains the constant। यहाँ पे क्या पॉइंट डिस्कस कर रहा है, जब तक हमारे पास, जैसे मान लो ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जब तक इलेक्ट्रॉन, मान लो इसके अंदर मेरा इलेक्ट्रॉन्स है, जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर रहेगा तो ये ना तो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ना तो एनर्जी को ये अब्जॉर्ब करेगा और ना ही इसको ये हमारा क्या करेगा, लॉस करेगा, जब तक ये इस ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है, पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। जो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये ना तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर ना तो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे और ना ही उसका लॉस करेंगे, तो इसके लिए जो एनर्जी होती है वो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ से एक पॉइंट क्या निकल कर आया, जो हमारी एनर्जी है वो भी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, फिफ्थ पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। When energy is supplied to an electrons, it absorb energy only in a fixed amount, ठीक है। मतलब मैंने बताया, जब भी मान लो मैंने यहाँ फोर्थ पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें क्या है, अगर वो ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है तो ना तो एनर्जी को लॉस करेगा और ना ही वो क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, तो उसकी फिक्स्ड एनर्जी होती है। अगर मान लो मैंने बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई कर दी, ठीक है, तो वो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई की है तो वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन वो अब्जॉर्ब ये नहीं है, अभी हम मान लो मैंने वो अब्जॉर्ब तो करने की कैपेसिटी इसकी मान लो 25 और मैंने दे दी इसको 30 में दे रही हूँ और अब्जॉर्ब वो कर सकता है 25, तो ऐसा नहीं है वो सारे की सारी ही अब्जॉर्ब करेगा, वो फिक्स्ड अमाउंट होता है उसका और उस फिक्स्ड अमाउंट में ही एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। अब्जॉर्ब करने के बाद वो जंप करेगा हायर एनर्जी स्टेट में, away from the nucleus known as the excited state। the excited state is unstable। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो डिस्कस कर रहा है ये पॉइंट आपके आगे आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक एक पॉइंट का मीनिंग क्या है। the electron may jump back to the lower energy state and in doing so it emits the same amount of the energy। तो यहाँ पे देखो, जो ये हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम से ही हम देखेंगे, ठीक है। मान लो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इस ऑर्बिट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, इसने क्या करा, हमने एनर्जी बाहर से सप्लाई करी है, इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को ले लिया, एनर्जी को लेने के बाद ये क्या करेगा, हमारा हायर स्टेट में जाएगा। मतलब ये मान लो यहाँ पे N1 है ना, तो इसके लिए यहाँ पे 2 है, तो इसके लिए जो हायर स्टेट है इसके लिए यही होगी ना, इसके लिए हायर स्टेट यही होगी। तो ये क्या बोल रहा है, जब ये हायर स्टेट में जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ पर जाएगा, तो ये एनर्जी को इसने ले लिया ना, अगर उसके पास एनर्जी ज़्यादा है तभी ये मूव करेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, इस सेकंड वाली स्टेट को हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होगा, वो क्या चाहता है, मैं दोबारा अपने इसी स्टेट में आ जाऊँ। मान लो वो यहाँ से ऐसे गया है तो वो चाहता है कि मैं दोबारा इसी पोजीशन पे आ जाऊं, तो जिस अमाउंट में उसने एनर्जी को अब्जॉर्ब किया था उतने ही अमाउंट्स में वो क्या एनर्जी को रिलीज़ कर देगा और वो अपने इस स्टेट में वापस आ जाएगा, ठीक है। मान लो इसको मैंने स्टार्टिंग में जिसकी एनर्जी थी, तो जिसमें जो एनर्जी का डिफरेंस जो आएगा ना, मान लो मैंने यहाँ से और यहाँ तक आने में जो एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई से, और वो क्या हो जाएगा हमारा E2 माइनस E1, ठीक है। ये होगी हमारी एनर्जी डेल्टा ई। डेल्टा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो डेल्टा होता है इसका मतलब होता है चेंज, तो मतलब जो मैंने अगर डेल्टा ई लिख दिया है ना तो इसका मतलब होता है चेंज इन एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे बोहर मॉडल के 5 पोस्टुलेट्स थे, और अब हम डिस्कस करते हैं अचीवमेंट ऑफ द बोहर थ्योरी। अचीवमेंट ऑफ बोहर थ्योरी में इसने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बोहर थ्योरी एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, ठीक है। इसने ये बताया कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो कितने स्टेबल होंगे। सेकेंड पॉइंट है, बोहर थ्योरी हैज़ हेल्प्ड इन कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। जो मैंने बताया था, जो हाइड्रोजन एटम का हमने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था ना,
तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैंने कहा था ना, इनकी एनर्जी फिक्स होती है। तो वो एनर्जी जो हम निकालते हैं, यहाँ पे जो हम वैल्यू बताएंगे, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो ये जो वैल्यूज़ होती है ये इससे हम फाइंड आउट करते हैं। मैंने कहा था ना भी, जैसे मान लो मेरे पास ये ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी फिक्स्ड होएगी, ये जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी फिक्स्ड होएगी, तो वो एनर्जी हम किससे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ये हमने डिस्कस करना है। और ये मेनली जो इसने फॉर्मूला दिया, या अपने बात ध्यान रखनी है, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए है, ठीक है। तो अब इसमें हम बताते हैं इसका जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या होता है फॉर द nth ऑर्बिट। यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी को मैंने ई से डिनोट कर दिया, और एन फॉर द nth ऑर्बिट। यहाँ पे हमारे पास क्या निकल कर आया, -2π² me। यहाँ पे me का मतलब देखो, जो ये लिखा है ना me, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 10⁻31। और ई हमारा क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और ये हो गया। आर हमारा क्या है, यहाँ पे जो आर दिया हुआ, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 104977। ये सेंटीमीटर इनवर्स में होती है, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें जूल्स के अंदर, तो जूल्स के अंदर इसकी क्या आएगी, 2.18 10⁻18 किलो जूल। तो ये इसकी वैल्यू होती है। सॉरी, यहाँ पर किलो जूल नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ जूल आएगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर देना, ये इसकी वैल्यू होती है। और जेड जो हमारा क्या है, जेड हमारा एटॉमिक नंबर है। जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा, 1 होता है, ठीक है। हीलियम का 2 होता है, मतलब ये हमारा एटॉमिक नंबर है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आया फॉर्मूला, इसको अपने ध्यान रखना है। ये जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, क्या है, En इक्वल टू -2π² me⁴ z² n² r², ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, सारे इसमें जो टर्म्स दी गई इनका क्या क्या सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है ये। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अब देखो, अगर इसका मैंने बताया ना भी, जो मैंने यहाँ पे बताया भी, इनकी वैल्यू जैसे मास है me है, me की वैल्यू, e की वैल्यू, r है, रेडबर्ग कांस्टेंट है। अगर इसकी हम वैल्यू को पुट कर दें, आप ये जो क्या फार्मूला यहाँ तक भी इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास क्या फार्मूला आएगा, यहाँ पे हमारे पास ये 2 फार्मूलेस निकल कर आएंगे। अगर हम जूल पर एटम की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आएगा ये। अगर हम बात करते हैं किलो जूल पर मोल के अंदर, देखो यहाँ पे सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है, ये तो आएगा हमारे पास ये। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या करना है, जेड की वैल्यू को पुट करना है, और हमारे जेड और एन की वैल्यू को पुट करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स के लिए, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या जाएगी, 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 1 ही होता है। तो इसके अंदर जो हमारे पास ई एन आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा -2.178 10⁻⁻18 अपॉन में एन का स्क्वायर पर एटम, ठीक है। और अगर हमने इसके किलो जूल्स के अंदर बात करनी है, तो ये आ जाएगा हमारा -1312 अपॉन में एन का स्क्वायर किलो जूल पर मोल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब जो ये बोहर मॉडल है, इसकी भी लिमिटेशंस है भाई। हमें पता है बोहर मॉडल ने हमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करके दिया, बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी जो निकल कर आई। तो उसने इसमें क्या क्या लिमिटेशंस आई, द थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम्स कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स।
आप देख रहे हो मैं जब से मतलब ये बोहर मॉडल पढ़ा रही हूँ, मैं बता रही हूँ भी जो ये बोहर मॉडल है एप्लीकेबल किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए, या फिर जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होती हैं। हाइड्रोजन में हमारे 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, जैसे मान लो मैं हीलियम की बात करती हूँ, हीलियम एज सच इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर एक चार्ज लगा देती हूँ, पॉजिटिव चार्ज लगा देती हूँ, तब इसमें क्या हो जाएगा, मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, तब इसके लिए एप्लीकेबल है। इसी तरह से अगर मैं लिख देती हूँ Li2 पॉजिटिव, लिथियम का देखो एटॉमिक नंबर 3 होता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन का ये लॉस कर दे तो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन ही बचेगा ना। तो सिर्फ ये जो एप्लीकेबल है ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए है। एक तो हमारा हाइड्रोजन, एक हमारा He पॉजिटिव, एक हमारा Li2 पॉजिटिव। तो ये सिर्फ हमारे इन्हीं एटम्स के लिए एप्लीकेबल है, बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये इसकी एक लिमिटेशंस होगी। सेकंड क्या है, बोहर्स, ये यहाँ पे जो 7 लिखा हुआ है ये नहीं है, यहाँ पे आएगा बोहर्स थ्योरी। यहाँ पे ये लगा लो एक तरह से, इस तरह से है। बोहर्स थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। जो हमने स्पेक्ट्रल पढ़ा था उसके अंदर ये ऐसे लाइंस आ रही थी, ठीक है, ये ऐसे हमें लाइंस ऑब्टेंड हो रही थी। तो वो उसने क्या है उसके बारे में फाइन जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया भी क्या है, क्यों होता है ये इस तरह से। और नेक्स्ट है, बोहर थ्योरी कुड नॉट ऑफर एनी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशंस ऑफ द जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट जो क्या होता है, हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको हम बोलेंगे जीमन इफेक्ट। एंड स्टार्क इफेक्ट क्या होता है हमारा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, हमारा ये स्टोर्क इफेक्ट है। तो उसको कुछ एक्सप्लेन नहीं किया इसने। और बोहर थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द केमिकल बॉन्ड्स। इसने जो हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग से जो एटम्स ऑब्टेन्ड होते हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया, ठीक है। 5th पॉइंट है, इट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द हसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हमारा आगे है। अब इसके लिए सिर्फ इतना ही ध्यान रख लो भी ये जो प्रिंसिपल था, जो बोहर मॉडल था, ये इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं था, ठीक है। तो ये हमारे 5 लिमिटेशंस थे इसके। नेक्स्ट हम करने वाले हैं ड्यूल नेचर, ड्यूल बिहेवियर ऑफ द मैटर्स। अब हम यहाँ पे ना पहले इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये हमारा ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर है, हमने क्या डिस्कस किया था भी, जो मैटर होता है ना वो ड्यूल बिहेवियर शो करता है। ड्यूल का मतलब क्या होता है, डबल। डबल में क्या क्या शो करेगा, ये हमारा वेव की तरह भी होगा और ये हमारा पार्टिकल्स की तरह भी होगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। जैसे मान लो ये हमारा डायग्राम है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस से इस ऑर्बिट तक को हम जो डिस्टेंस, इसको रेडियस बोलेंगे। ये हमारा सर्कुलर पाथ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट होती है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे ये पॉइंट भी डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरह से सेम बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो इसने क्या बोला भी, जो हमारे ये जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर्स होते हैं, इनके अंदर मैटर के हम इसमें अगर हम बात करें तो ये हमारा ड्यूल बिहेवियर शो करेगा, एक तो पार्टिकल की तरह भी और एक हमारा वेव की तरह भी। देखो जो ये हमारी ये दिखाई दे रही ना आपको, ये एक वेव बिहेवियर है, ठीक है। तो ये हमारा इसका वेव बिहेवियर है। अगर इसको मैं ऐसे बनाऊं तो ये ऐसे भी, दोबारा बनाते हैं, ये इस तरह से, ये वेव नेचर हो गया ना इसका, ठीक है, इस तरह। और इसमें अगर मैं इस तरह से दिखाऊं तो ये भी हमारा क्या है, वेव नेचर हो गया। तो ये इसके अंदर इसके हमने डिस्कस किया। अब देखो जो डी ब्रोगली है उसने ये जो हमें इक्वेशन दी थी, एक इक्वेशन कब बताई थी उसने, 1924 में बताई थी। और उसने क्या बोला, जैसे एक्साइबिट द ड्यूल बिहेवियर बोथ पार्टिकल लाइक और वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फोटोन्स होता है, फोटोन्स हम क्या बोलते हैं, फोटोन जनरली हम लाइट, फोटोन जहाँ पे वर्ड आ जाता है ना, फोटो वर्ड आ जाता है, वो जनरली लाइट के लिए यूज़ होते हैं। फोटोन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, आल्सो हैव मोमेंटम
एज वेल एज वेवलेंथ। इसने क्या कहा, जो फोटॉन्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका भी मोमेंटम होता है और इनकी भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। इस एनालॉजी से उसने क्या हमें फॉर्मूला दिया, एक रिलेशन दिया किस किस के बीच में, एक तो हमारा वेवलेंथ के बीच में, एक एंगुलर मोमेंटम के बीच में। इसको हम क्या बोलते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसने क्या बताया हमें, ये जो इक्वेशंस है ना हम इसके अंदर ही डिस्कस कर लेते हैं, कम से कम इसकी हमें जो साइंटिस्ट है पता तो चलेगा, ठीक है, ये कौन था कौन नहीं ये। तो ये जो हमारे डी ब्रोगलीज हैं, ठीक है, इन्होंने इक्वेशन दी। इसने क्या बताया, इन्होंने रिलेशन दिया लैम्डा और पी के बीच में। इसने क्या बताया, जो लैम्डा है, जो वेवलेंथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंगुलर मोमेंटम के। अगर हम इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी। यहाँ पे जो मेरे पास एच है, एच मेरे पास क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, एच मेरे पास क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। पी मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स है, मास ऑफ पार्टिकल हो गया, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल कर आया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी। और आपको पता है जो पी है, पी क्या है, हमारा मोमेंटम है, वो किसके इक्वल आता है, एम इंटू वी। एम क्या है, मास, वी क्या है, वेलोसिटी। तो ये वाली वैल्यू इसके अंदर हम रख देंगे तो मेरे पास क्या निकल कर आया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी, और ये क्या आएगा, एच अपॉन में एम वी, ये आ जाएगा। तो ये हमारा डी ब्रोगली इक्वेशंस थी। ये डी ब्रोगली जो इक्वेशंस है ये आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। जो ये इक्वेशंस है इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स हैं तो उसमें ये हेल्पफुल रहेगा। ये हमारे डी ब्रोगली इक्वेशंस है, ठीक है। तो डी ब्रोगली इक्वेशंस क्या है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। अगर एम वी देखो ये हमारे जनरली न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, तो न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें अकेला पी भी दे सकता है, अगर मान लो पी नहीं दिया तो अगर एम वी की फॉर्म में दिया है तो हमें सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो इसमें एक हसनबर्ग साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने हमें प्रिंसिपल दिया जिसका नाम क्या है, हसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखो इसमें प्रिंसिपल है ना, इस प्रिंसिपल के नाम में ही अनसर्टेनिटी शो कर रहा है, ठीक है। तो मतलब हमें मतलब सर्टेनिटी मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है भाई, ये जो है हमारे अगर एक चीज़ हो रही है तो सेकंड चीज़ नहीं होगी। अगर एक चीज़ हम करेक्टली मेजर कर रहे हैं, अगर हम एक चीज़ करेक्टली मेजर कर रहे हैं तो सेकंड में हमारे पास अनसर्टेनिटी होगी, मतलब वो हमें डाउटफुल होगा। देखो इसमें डेफिनेशन अगर हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी सिंपल यही लिखा हुआ है, इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली। ये जो वर्ड लिखा हुआ है साइमल्टेनियसली, ये इंपॉर्टेंट है। साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है, अगर मैं एक्स यहाँ पे अगर एक्स और पी निकाल रही हूँ, बताऊँगी भाई एक्स और पी क्या होता है। अगर मैंने ये मेजर कर लिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मेरे को पी मेजर करना है तो वो मेरे एग्जैक्टली डिटरमाइन इसको मैं नहीं कर सकती। ये जो है हमारा पोजीशंस को लेकर और जो कि मोमेंटम से रिलेटेड है, ठीक है। इसको हम दोबारा पढ़ते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन। पोजीशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से, और एग्जैक्ट मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी से। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। मतलब हम अगर इसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली फाइंड आउट करें तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो है ये हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है ना, इसके लिए इसमें ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन यूज़ किया हुआ है। देखो जो ये साइन है ना, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन यूज़ किया हुआ है, मतलब ये ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। और आपने फॉर्मूला जब आप लिखोगे तो आपने सेम ऐसे ही लिखना है, ये नहीं है अपनी तरफ से यहाँ पर डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स इक्वल टू लिख कर बैठ जाओ, तो वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसने पोजीशंस, और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ये। तो जो मेरे पास पोजीशन डेल्टा एक्स और डेल्टा पी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। देखो हमने अभी वो मॉडल किया था ना, उसमें मैंने क्या बताया था, जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा वो किसका होगा, एन एच अपॉन में 2 पाई का होगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। अब हमें पता है पी किसके इक्वल होता है, एम इंटू वी के इक्वल होता है, ठीक है। एम मास और वी क्या है, वेलोसिटी।
अगर वेलोसिटी की टर्म में निकालना हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उस कंडीशन में मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। ठीक है, यहाँ पे एक्स के टर्म्स में ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। देखो अगर है ना, कई बार ये बुक्स में ये हमें एच क्रॉस दिया हुआ होता है। ठीक है, ये एच क्रॉस का मतलब क्या होता है, ये एच अपॉन में 2 पाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो जो ये हमारा m था ना, ये m यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा और ये आ जाएगा हमारा डेल्टा एक्स डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई m, ये आ जाएगा। तो ये था हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो देखो डेल्टा एक्स अगर अनसर्टेनिटी है पोजिशंस के अंदर, ठीक है, डेल्टा पी एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, और एच हमारा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। ये रहा, देखो जैसे ये मान लो मेरे पास इंसिडेंट फोटॉन्स हैं। ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स इस फोटॉन्स की एनर्जी को लेगा। अब देखो ये हमारा जो पाथ है ना, ये ओरिजिनल पाथ है, ये वाला पाथ। अब उसके बाद जब इसने एनर्जी को गेन कर लिया, ये फोटोन से लाइट ले ली, तो उसका जो क्या है, जो पाथ आएगा ना, वो न्यू पाथ हमारे पास निकल कर आएगा। जो न्यू पाथ मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास ये हमारा एक्साइटेड पाथ है और ये हमारा ये न्यू पाथ निकल कर आएगा वेलोसिटी का। और यहाँ से हमें अगर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे, फोटोन आ तो रहा था इस साइड से, ठीक है, लेकिन हमें ऑब्जर्व होएगा ये ऐसे। तो ये इसमें है। तो मतलब अगर हम यहाँ पे इसकी एक्स को मेजर कर लेते हैं तो हमारे लिए पी को मेजर करना मुश्किल होगा, मतलब उसमें सर्टेनिटी होगी। अगर हम पी को मेजर कर लेते हैं तो हमारे लिए जिसकी जो एक्स है वो मेजर करने में हमें क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी। तो इसमें दोनों को हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो इसमें सिग्निफिकेंस क्या है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। जो हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये इम्पोर्टेंट है, और जिसका सेकंड पॉइंट है वो स्पेशली और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इसमें रूल क्या बोल रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ द डेफिनेट पाथ्स और ट्रेजेक्टरीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जो मैंने बताया था, जैसे इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, उनके उसका जो पाथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स, मतलब इसमें ही बताया अभी इनका जो डेफिनेट पाथ है और जो ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और जो अदर सिमिलर पार्टिकल्स हैं उनका एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है, द इफेक्ट ऑफ द हसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड नेग्लिजिबल फॉर द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आपने इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, जो हमारा ये सिर्फ एप्लीकेबल किसके लिए है, जो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ही एप्लीकेबल है। जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यही इसका मेन सिग्निफिकेंस है, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो ये हमने बोहर मॉडल पढ़ा, वैसे हमने लिमिटेशंस पढ़ ली थी, लेकिन इसकी अगर हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ लिया, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि जो हमने एक पॉइंट आया था ना, उसके अंदर लास्ट पॉइंट क्या आया था भाई, ये जो क्या है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब ये डिफरेंट बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमने पढ़ लिया अभी प्रिंसिपल क्या होता है, तो अब इसको हम एक बार दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका जो रीज़न है, मतलब क्या रीज़न था अभी जो बोहर मॉडल फेल हो गया। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द वेव करेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड इन बोहर मॉडल। जो बोहर मॉडल था उसने जो क्या हमारे मैटर के बारे में तो बात करी कि वो ड्यूअल बिहेवियर शो करेगा, लेकिन इसने ये नहीं बताया हमें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी हमारा वेव की तरह बिहेव करेगा। तो उसने इस पॉइंट को कंसीडर नहीं किया। एक तो उसके फेल होने का रीज़न ये था। सेकंड इसका रीज़न क्या है, बोहर मॉडल एन ऑर्बिट इज ए क्लियरली डिफाइंड पाथ। हमने बात पढ़ ली। अब इसका जो पाथ होता है वो डेफिनेट पाथ होता है। दिस पाथ कैन कम्प्लीटली बी डिफाइंड ओनली इफ बोथ द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर नोन एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। इसने क्या कहा
भी जो हमारे पास मैंने ये जैसे मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये हमारे ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। इसने क्या बोला भाई, ये डेफिनेट पाथ है। इसने यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर लिया है, जो डेफिनेट वर्ड यूज़ किया, यहीं पे इसमें ये फेल हो गया। ये इसके फेल होने का रीज़न हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, उसने क्या बोला भी, इसके लिए हम जो ऑर्बिट का जो पाथ है ना, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो हम इसकी जो क्या है पोजीशन चाहिए, पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स, और एक हमें क्या चाहिए इसका डेल्टा वी एक्स चाहिए, ठीक है। अब ये हमारे पास अनसर्टेनिटी में है, तो उसको हम डेफिनेट कैसे बोल सकते हैं। तो ये बात बोल रहा है, अगर ये हमारा अनसर्टेनिटी में है तो उसको हम पाथ को डेफिनेट कैसे बोल सकते हैं। तो यहीं पर ये फेल हो गया। तो इसके जो दो मेन रीज़न थे, ये यही है इसके दो मेन रीज़न, ठीक है। एक तो उसने जो क्या है इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह कंसिडर नहीं किया। सेकंड पॉइंट क्या है, इसने जो बोला जो हमारा डेफिनेट पाथ होता है, डिफाइंड पाथ है भी, वो डिफाइंड पाथ कैसे हो सकता है अगर हमारे पास जो पोजीशंस है और जो वेलोसिटी है वो अगर अनसर्टेनिटी में है, तो इसको हम ये नहीं बोल सकते कि भी डेफिनेट पाथ होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ तक करना है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।